नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी, इधर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस कर दिया। पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, औपचारिक ऐलान भी हो गया और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडी गठबंधन में तो भगदड़ मच गई है। कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली कर रही है, लेकिन उस रैली में इंडी गठबंधन के एक भी सदस्य पार्टी को नहीं बुलाया गया है। क्या लगता है आपको, क्या एसआईआर के मुद्दे पर या वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई है? अंजू जी, एसआईआर का जो मुद्दा है वह कुछ लोगों के लिए इसलिए सूट नहीं करता, खासकर जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, क्योंकि वो स्वयं सत्ता में। तो अगर वो एसआईआर और या वोट चोरी की बात करते हैं तो सबसे पहला उंगली उन पे उठता है कि भाई साहब, आप स्वयं सत्ता में, क्या आप भी वोट चोरी करके आए थे? और यदि भाजपा इतना ज्यादा वोट चोरी कर रही तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं वोट चोरी कर रही, जबकि बंगाल भाजपा के लिए कितना जरूरी है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें हो सकती है। अब आते हैं कि चाहे स्टालिन हो चाहे ममता बनर्जी हो, अब देखिए इस रैली में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी नहीं है, जो 3 राज्यों में खुद इनकी सरकार है, वह मुख्यमंत्री नहीं है। इसके बाद आम आदमी पार्टी का यह कहना कि अगर आप यह कहते कि दिल्ली में वोट चोरी हुई है तब हम आपके साथ आ जाते, क्योंकि वो स्वयं पंजाब में है, वह भी इस मुद्दे से इंडिया अलायंस या गठबंधन के पार्ट हो चाहे ना हो, पर इस मुद्दे से इसलिए इत्तेफाक नहीं रख सकते क्योंकि स्वयं सत्ता में है और बहुत मैसिव मेजोरिटी के साथ सत्ता में। राहुल गांधी यह मुद्दा चुनाव के लिए कह ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा है। किसी को लगता है कि वह चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा है? नो, पॉलिटिशियन हमेशा चुनावी मुद्दे की बात नहीं करता, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और खासकर राहुल गांधी जैसा पॉलिटिशियन। राहुल गांधी एक डेस्परेट कॉल है राहुल गांधी के द्वारा एसआईआर की बात करना। भारत का लोकतंत्र पनप रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, एकदम अपने मतलब बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है। इससे समस्या है क्योंकि राहुल गांधी इज रन बाय बाहर वाले, जो हमारे जितने एजेंट्स हैं, जिसको हम लोग कभी कभार कुछ अलग शब्दों से नाम रखते हैं, पर मुख्य रूप से वो बाहरी शक्तियों के हाथ से चलते हैं राहुल गांधी। उन बाहरी शक्तियों की बहुत तकलीफ है अगर भारत में मोदी जी की ये सरकार जो है 4 साल और शांति से चल जाए तो, क्योंकि फिर इस 4 साल में वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए जा रहे हैं जिसमें वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत मेजर लेवल पे चेंज होगी। उनको तकलीफ है कि भारत में शांति अगर रह गई और मोदी जी अगर प्रॉपरली अपने सारे प्लान्स को लगातार 2029 तक फॉलो कर ले गए तो फिर राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए बाहर वाले भी नहीं बचेंगे। तो राहुल गांधी ये मुद्दा चुनाव के लिए नहीं कर रहे, ये देश में आग लगाने के लिए कर रहे। जैसा उन्होंने नेपाल की बात की थी, जैसा उन्होंने बांग्लादेश की बात की थी, वही टेम्पलेट की बात इन लोगों ने की थी। और ये दोनों बार जब घटनाएं होती हैं बांग्लादेश में शेख हसीना जी के खिलाफ और नेपाल में, तो आप देखते हैं कि इंडी गठबंधन के साथी या जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, वह लोग यही कह रहे थे कि भारत में भी यही होना चाहिए, कि अब हम इनको चुनाव से नहीं हरा सकते, अब हम इनको चुनावी प्रक्रिया से, भाजपा को हम सत्ता से नहीं हटा सकते जब तक मोदी जी खासकर नहीं हटा सकते, पर हम आग जरूर लगा सकते हैं। या हम एक क्रांति करके, जो कम्युनिस्टों का एक बड़ा रहता है कि सदैव क्रांति मोड में ही रहते हैं, तो वो की क्रांति करके जेनजी को सड़क पर लाकर हम इसको विदाउट चुनाव हटा सकते हैं। वो इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं इस समय। तो इसलिए एसआईआर और वोटर चोरी की जो बात कर रहे हैं वह जनता में भ्रम फैला रहे हैं, और उनका ये भ्रम लेने वाले लोग हैं, या कम से कम वो अपने समर्थकों को एक एनर्जी दे रहे हैं कि आप नहीं हारे हो, आपके साथ धोखा हुआ है। तो सबका तो मूड ऑफ हो जाता है ना, बिहार के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद, तो समर्थक का मोरल डाउन होता है। उसको खासकर एक जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसका तो मूड पूरी तरह ऑफ हो गया, उसका तो वीटो ही खत्म हो गया। पहले तो वही सरकार बनाने का किंग मेकर हुआ करता था, तो उसको ये एनर्जी दी जा रही है कि परेशान मत हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और हम लोग खड़े हैं। और दूसरा, सड़क पर आ जाओ, कुछ यहाँ पे करने का प्रयास करो। देखिए ये सब प्रयास वो लोग कर चुके हैं। बरेली में हुआ था, तौकीर रजा ने किया था। दिल्ली में भी ब्लास्ट की प्रक्रिया जो है बड़ी मुश्किल से बचाई गई है दिल्ली को, जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। पश्चिम बंगाल में आपको बावरी बनाई जा रही है। यह सब क्या है? अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मुसलमान वोट बैंक को और अपने वोट बैंक को, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, उसमें हर वर्ग का शामिल है, जिसको भाजपा नहीं समझ में आता, जो चरित्रवश भाजपा से एकदम दूर रहता है।
जी। अब उनको समझ में आ गया कि जातिगत वोटिंग नहीं हो रही है, जातिगत राजनीति भी नहीं हो रही है, जो इनका एक प्लान था। क्योंकि अब जब भारत की सरकार की सारी सर्विसेज जनता तक डायरेक्ट पहुंच रही है, शौचालय हो, पानी हो, बैंक अकाउंट हो, यूपीआई जो भी हो, तो उसको अपने विधायक से क्या मतलब? भाई आखिरी बार कोई अपने विधायक के पास कब गया था काम कराने? पहले जाना पड़ता था रेलवे टिकट कंफर्म कराने के लिए, गैस का सिलेंडर का कोटा लेने के लिए, टेलीफोन लाइन लगवाने के लिए। तो वो सब होता नहीं है। तो अब विधायक किसी भी जाति का, और क्या फर्क पड़ता है? तो जातिगत राजनीति हट रही है, हिंदू वाली राजनीति सामने आ गई है, मुसलमान वोट बैंक का वीटो खत्म हो रहा है। तो अब ये लोग पावर में आ नहीं पाएंगे, इनको अपना देखना है। तो इनको करना क्या है? आग लगाना। जी अंजू जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मकसद कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी को भी समझ में आ गया है कि अगर वोट चोरी हो रहा होता और इतना बड़ा मुद्दा होता तो बिहार तो इनके हाथ में आ जाता, लोग समझ जाते। लेकिन एक भी किसी ऐसे वोटर को ये लेकर नहीं आ पाए जो ये कह रहा हो कि उसका वोट चोरी हो गया, उसका नाम लिस्ट से जानबूझकर निकाल दिया गया। ये सब कुछ राहुल गांधी का देखा हुआ है। और फिर आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि गड़बड़ी हुई है, 15 दिन में सबूत लेकर आएंगे। अब तो महीना हो गया, अभी तक तो एक भी सबूत लेकर नहीं आए। और अगर इतना ही था तो जब गृह मंत्री संसद के अंदर जवाब दे रहे थे, जब रिफॉर्म्स की बात हो रही थी चुनाव आयोग की, तब बैठते वहां शांति से, तब क्यों भाग निकले जैसे ही घुसपैठियों का मुद्दा आया? अपने सवाल के जवाब सुन लेते तो सवाल मर जाता ना। तो फिर किस मुंह से वही सवाल दोबारा करते अगर जवाब कान में पड़ गया? तो वही लोग कहते हैं कि भाई संसद में तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा चुका है, पटल पर है। गृह मंत्री जी ने सबूतों के साथ बताया कि आप, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक उठाया था कि इस प्लॉट पे 500 लोगों का वोट बना है, एक परिवार के इतने लोगों का एक ही जगह पर वोट बना, इत्यादि इत्यादि। उसका पूरा सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने जवाब दिया। बस जब अंतिम बात कही थी वह था कि यह इंडी गठबंधन घुसपैठियों का साथ दे रहा, तभी लोग तुरंत निकल के भाग गए। मेन मुद्दा यही है अंजू जी, एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यदि 2003 में पिछली बार वोटर लिस्ट का एक इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, भाई जाहिर सी बात है बीच में कई लोग नहीं रहे, चले गए, मतलब उनका देहांत हो गया। दूसरा, लोगों ने अपनी जगह बदली, कोई गांव से उठ के शहर चला गया, कोई शहर से उठ के दूसरे प्रदेश चला गया, यह प्रक्रिया चलती रहती है। पर वोटर लिस्ट अभी वही चल रही है। तो ये जो मर गए हैं लोग, उनके नाम पर वोट कौन डाल रहा है? ये जो लोग पलायन कर गए हैं, उनके नाम पर वोट कौन डाल रहा है? ये कौन डाला? ये रोहिंग्या लाके एक आदमी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। अगर 45 साल का कोई आदमी है, वोटर आईडी है उसकी, तो उसके नाम पे कोई आदमी खड़ा करना पड़ेगा। महिलाओं का वोट तो चलिए बुरके में पड़ जाता है, उस पर भी तकलीफ है क्योंकि फर्जी वोट पड़ते हैं मैक्सिमम। आप सोचिए, बंगाल में अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, पश्चिम बंगाल में कुछ जिले हैं जहां पर 2003 से कोई मरा ही नहीं, वहां के नगर पालिकाओं ने डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं इशू किए। डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए होते तो वोटर आईडी कट गई होती, तो डेथ सर्टिफिकेट ही इशू नहीं किया। 4-5 जिलों में ये कहानी। तो उन न पता नहीं, मतलब बेचारे जीवित तो नहीं है पर वोट दे के जाते हैं, ये कहानी चल रही है। उस पर तो कई सारे चुटकुले भी बन रहे हैं कि एक आदमी जो है वो अपनी हर बार चुनाव में आ जाता है कि भैया हमारी पत्नी को देखे हो क्या? तो क्या है कि क्या हुआ, क्या मर तो गई थी 20 साल पहले, पर हर बार चुनाव में वोट दे के चली जाती। तो ये चुटकुले चलते हैं, इस लेवल तक सिस्टम डिफंक्ट था। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। और मैं बताऊं 2024 में भी फर्जी वोटों के माध्यम से एक्चुअल वोट चोरी जो है यह, कि एक जो हिंदू है उसकी डेथ हो गई है, उसके नाम पर कोई मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर वोट दे रहा है। और दूसरी बात, वो नागरिक नहीं है, लेकिन नागरिक होने का फर्ज नहीं अदा कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ विशेषा, मतलब उसका मिसयूज कर रहा है और भारत की पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है, भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। तो भाई भारत में भाई पहला सत्य, हम लोग ने सिविक्स पढ़ा है ना, 7th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा है। भाई पहला क्या है, वोटर होने का पहला रूल क्या है? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप चुनाव भी तभी लड़ सकते हैं जब आप वोटर हैं भारत के। आप विधायक और सांसद भी तभी लड़ पाएंगे जब आप वोटर हैं, यह भी उनकी शर्त है। तो वोटर लिस्ट में ही क्यों ममता बनर्जी अपना वोटिंग लिस्ट क्यों अपने तो करवा दिया होगा उन्होंने, अखिलेश ने करवा दिया, सबने करा दिया। पता है कि सिस्टम से ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत पावरफुल बॉडी है, और आप उस सिस्टम के अंतर्गत ही रह के कार्य करेंगे। अपना तो करा लिया, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से तकलीफ यही है कि पिछले 20-30 साल में, जैसे केजरीवाल ने भी दिल्ली में रोहिंग्या बसाए, मैंने अपनी आंख से देखे। मैं दिल्ली में रहा हूं, मैंने देखा है कि इन इलाकों में किस तरीके से कहाँ कहाँ झुग्गियां झोपड़ियां बन गई हैं और बर्बाद कर दिया उसने। किस लिए किया?
क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, अच्छा, हिंदू मजदूर क्यों निकाले थे कोरोना में केजरीवाल ने, कि उनकी जगह, खाली हुई जगह पे कौन कब्जा करेगा। तो ये सब हरकतें जो है ना, ये लोग हमेशा से करते रहे। बिहार में पलायन चलता रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पलायन होता है, लोग फिर भी, कई लोग अपना गांव देहात का वोट रखते हैं, तीज त्योहार पे घर आ जाते हैं, वोट देने के लिए भी आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल से जो पलायन होता है वो वापस नहीं जाता, वो छोड़ ही देता है। क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत पीड़ा से वहां से निकले हैं, घर बार जी, भी नहीं बेच पाते हैं वहां पर, बहुत पीड़ा में रहते हैं, वो वापस जाते ही नहीं, दुर्गा पूजा में भी नहीं जाते अपने घर, छोड़ दिया कंप्लीटली। तो पश्चिम बंगाल में, और आप देखिए 80-80%, 82% जो है वहां पे वोटिंग परसेंटेज होता है। पूरा देश में, बिहार में 65% वोटिंग परसेंटेज होता है। अरे वाह, क्या वोटिंग परसेंटेज है। पश्चिम बंगाल में 82% वोट चल रहा है। मतलब जो वोटर लिस्ट है उसमें सारे लोगों ने वोट दे दिए, कोई जिंदा है कि नहीं, उसकी उम्र क्या है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो वहां पर है कि नहीं। इसी प्रक्रिया को, भाई वोटर लिस्ट क्यों नहीं ठीक होगी, अगर हमको ये बाई एविडेंस पता है कि राशन कार्ड लेने वाले 6 करोड़ लोग फर्जी थे, जब आधार से लिंक हुआ तो क्लियर हो गया मामला। तो फर्जीवाड़ा तो हर जगह था ना। जी, मोदी जी ने एक बात कही थी, 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था कि देश की हालत खराब है, यह तो हमें पता था, पर इतनी खराब है हमें ये नहीं। पीएम बनने के बाद उन्होंने कहा, बहुत सारे इश्यूज थे उसमें, यह भी है कि फर्जीवाड़ा कैसे उन्होंने जो है बीच के मिडिल में हटाए हैं, बहुत सारे लोग जो बेनिफिशियरी थे वो सब। तो वोटर आईडी में यह ना हो, हम कैसे मान सकते हैं। बिल्कुल। एसआईआर की प्रक्रिया, इनकी पिछली सारी मेहनत को, जो ये रोहिंग्या और डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे थे और अपने वोटर बढ़ाए जा रहे थे, इसको ध्वस्त करती है, इसलिए तकलीफ है। जी अंजलि। और फिर संदीप जी, अगर वोट चोरी से 2024 की सरकार बनी केंद्र की, तो 99 सीटें आप भी तो वोट चोरी से जीते ना। आप अगर वोट चोरी के आरोप लगाते तो पहले खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, अपनी तीनों राज्यों की सरकारें गिरा लीजिए, उसके बाद वोट चोरी पर इतना शोर मचाइए। लेकिन अब तो राहुल गांधी 15 से 20 की जो तारीख है दिसंबर की, उसमें जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। तो वहां पर जिस पार्टी के न्योते पे जा रहे हैं वो भी लेफ्टिस्ट है। तो इसका मतलब कोई नया टूल किट लेने के लिए वहां जा रहे होंगे, जबकि संसद चल रही है, एलओपी है आप, और आप दौरे पर जा रहे हैं। मैम, लोग कहते हैं कम्युनिस्टों का जो एक्चुअल जन्मदाता मार्क्स, कार्ल मार्क्स, रशिया से बना, जर्मनी से। वो जर्मनी की पैदाइश है कार्ल मार्क्स, पूरे यूरोप में रहे जीवन भर। और यूरोप में कम्युनिस्ट, और जर्मनी में सब, इसका जो कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा स्कूल रहा है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ, उसको बोलते हैं, अब तो नाम नहीं लेता कोई, ये सब जर्मनी में रहे। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम इमिग्रेंट लिए हैं वो जर्मनी में लिए हैं, जिला मक्के में लिए। तो आप सोचें कि जर्मनी आज भी, ये दो, अब मैं कुछ नाम लूं जो भारत विरोधी कार्य करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो सब जर्मनी में ही बैठे हुए हैं। तो, और जर्मनी ही अब वो इकोनॉमी है जिसको भारत को बाईपास करना है। ठीक है, वो छोटा सा स्टेट है, तो भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे है, वो एक अलग कहानी है, उसमें बाद में। बट द इशू इसकी, यूरोप का एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसको भारत से तकलीफ है, और उनको यही प्रक्रिया आती है। उन्होंने सोची है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। यूरोप ने क्या किया, दुनिया में अपने, दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाई। पुर्तगाल ने ब्राजील को बना लिया, स्पेन ने पूरे साउथ अमेरिका को बना लिया, फिर इंग्लिश ने भारत को बना लिया, फ्रेंच ने भी दो चार टेरिटरी पकड़ ली, गोवा भी पुर्तगालियों के हाथ में था 1961 तक। तो इन लोगों ने कॉलोनी बना के रखी। और अफ्रीका के साथ क्या किया, फ्रांस ने मैक्सिमम जो है अफ्रीका के साथ किया। इनको जी, दुनिया के रिसोर्सेज लूटने हैं, और दुनिया में डिस्टर्बेंस बनी रहे। आप सोचिए, फ्रांस में दुनिया का वन ऑफ द, शायद सेकेंड या थर्ड बिगेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर। फ्रांस के आसपास ऐसे कौन से देश हैं जिससे उसकी दुश्मनी। यूरोप में तो शांति है ना। तो तुम सबसे बड़े वेपन मैन्युफैक्चरर क्यों हो, क्योंकि तुम बेच रहे हो, और यू आर बिल्कुल। मेकिंग श्योर कि ऐसी कंडीशंस बनी रहे कि बिकता रहे। ठीक है, यूएस का टेम्पलेट सब इस्तेमाल करते हैं। तो जर्मनी भी कम्युनिस्टों का गढ़ है, और आजकल तो राहुल गांधी जी के आसपास खालिस कम्युनिस्ट है, मतलब वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेफ्टिस्ट है। तो अभी अभी शायद प्रवीण चक्रवर्ती को हटाया, कोई सीपीआई का कोई पुराना मेंबर था उसको लेकर आए अपने सलाहकार के रूप में। जेएनयू के वो लोग हैं इनके साथ में, जो क्या कहते हैं, प्योर कम्युनिस्ट है, कोई चुनाव नहीं लड़ते, जीतते नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। उनको बस चले तो सीधे सीधे वो, अ, जो नक्सलियों, आजकल भारत से नक्सलवाद बाहर जा रहा है, खत्म हो रहा है, उससे भी तकलीफ है, उसके समर्थन में ये लोग रहे हैं।
फिर कुछ दिन पहले डी राजा बोल तो रहे थे ना कि ये नक्सल मुक्त भारत क्या होता है, तो डी राजा क्या है, सीपीआई का सांसद ही तो है। बिल्कुल। तो और मेन बात है फंडिंग, फंडिंग कहाँ से आएगी, बाहर जाते हैं तो 4 दिन का, जैसे एक फिल्म थी परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें विल स्मिथ अपना एक सामान बेचता था, तो उसको कुछ डॉलर मिलते थे तो कहता था 4 more weeks ऑफ ऑक्सीजन। वैसे राहुल गांधी बाहर जाते हैं, कुछ पैसा मिलता है तो कहते हैं 3 more months ऑफ ऑक्सीजन। और अपनी अय्याशी की जिंदगी चलती रहनी चाहिए, उसका जुगाड़ करना है। व्हाट इज राहुल गांधी गेटिंग मनी फॉर, पैसा किस बात का मिल रहा है राहुल गांधी, भारत में भारत की शांति डिस्टर्ब करनी। जिस बात बिल्कुल। का पैसा पाकिस्तान को मिलता है उसी बात का पैसा राहुल गांधी को भी मिलता है। उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं। अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, नहीं। राजनीति अमेठी की सीट, वायनाड की सीट, रायबरेली की सीट, यह सब स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि करना वही है जो सोनिया गांधी ने पिछले 10 साल में किया था, 2004 से 2014 तक। भारत को डिस्टर्ब करने का, बर्बाद करने का सारे कार्यक्रम चल रहे थे। वो तो हम लोग डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या हो रहा है। उसमें आतंकवाद भी शामिल था, उसमें एनएसी के मेंबर्स भी शामिल थे, और जो जॉन ग्रे था सोनिया गांधी के एनएसी में था, वो कहाँ का था, इकोनॉमिक्स, दुबला पतला, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाता था, यूरोप का ही था। तो जर्मनी के बाद तो ईयू के पासपोर्ट पर निकल गए, तो नॉर्वे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कौन देखता है, कौन जानता है। तो यूरोप को तो बहुत इंटरेस्ट है कि भारत का रशिया से भारत मजबूत ना हो, क्योंकि जैसे जैसे बिल्कुल भारत मजबूत होगा यूरोप का नीचे जाना अवश्यम भावी है। तो और दूसरा ये जैसे अभी पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कुर्मी समुदाय से आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल होगा? 100% होगा। कारण क्या है कि मैं गोरखपुर से आता हूँ, तो मुझे और मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं वो महाराजगंज में रहते हैं, जहाँ से पंकज चौधरी जी सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं। पर आज अचानक से लोग डिस्कवर करते हैं कि अरे, एक 7 बार का सांसद आदमी को भाजपा के अध्यक्ष बना दिया, जो खुद चुनाव जीत रहा है 7 बार से। और पता है जमानत किसकी जब्त कराई थी उन्होंने, सुप्रिया सेनेन जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, वह भी वहां से उसी महाराजगंज से चुनाव लड़ी थी, क्योंकि उनके पिताजी वहां से सांसद हुआ करते थे कांग्रेसी। वहां पर जमानत जब्त हुई सुप्रिया सेनेन की 2 बार, विधायकी भी लड़ चुकी हैं और सांसदी भी लड़ चुकी हैं, दोनों बार। 7,000-8,000 वोट मिलता है, उतना ही है पिता के क्षेत्र में। हराता कौन है, पंकज चौधरी जी, ठीक है। और रही बात जातिगत समीकरणों की, तो देखिए भाजपा कैसे काम करती है, न मैं जानता हूं न कोई जानता है, वो भाजपा ही जानती है कि वह क्या कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं अध्यक्ष, किस लिए बना रहे हैं। पर हाँ, 2024 के रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि जो बात हो रही थी कि संघ में और भाजपा में आपस में टसल है, यह हुआ है, 4 चुनाव में साफ पता चल चुका है कि भाई अब कोई टसल नहीं है। इन्होंने भी सीख लिया, उन्होंने भी सीख लिया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण 3 दिन पहले अंडमान निकोबार में जब वीर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तो वीर सावरकर जी के प्रतिमा के नीचे 2 लोग खड़े थे, एक अमित शाह जी और एक थे मोहन भागवत जी, और दोनों एक दूसरे की तारीफ ही कर। तो दोनों को समझ में आ गया कि हमारे जो पर्पसेस हैं उसमें कोई टकराव नहीं, दोनों के सबका ध्येय एक ही। अब वो तो हम लोग बात करते रहते हैं क्या ध्येय है उनका, पर अब इन लोग को समन्वय लाना ही लाना है, इसमें कोई शंका नहीं। और उत्तर प्रदेश आज की डेट में पूरे देश को मॉडल दे रहा है सब। मैम देखिए, कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि बैठ के अब योगी जी को कमजोर करेगा, इनको हटा दो, इनको हरवा दो, फिर हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जितने बड़े गणितज्ञ लोग बैठे हैं हमारे दिल्ली में, उनको, हमें जो बात पता है उन्हें नहीं पता है कि हम योगी को कमजोर करेंगे तो क्या होगा भाजपा का। और आपके पास तो इतिहास भी है कि जब कल्याण सिंह को कमजोर किया गया था तो भाजपा कब आई है, 2012 में तो चौथे नंबर पे थी भाजपा उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर। और अब राम मंदिर बनने के बाद अब कौन उनको कमजोर कर देगा, और क्या फायदा कमजोर करने का। अच्छा, ये ध्येय भी कहा दोनों जा का रहा एक है है। संदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर से दोनों हैं और दोनों बड़े स्ट्रांग हैं, दोनों में तालमेल होगा या नहीं होगा, योगी जी और पंकज चौधरी में, ये बड़ा सवाल है। कैसे संगठन को संभालेंगे, क्या योगी जी की बातें मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मैम आपने वो फोटो देखी होगी जिसमें योगी जी ही प्रस्तावक हैं पंकज चौधरी जी के, और महाराजगंज और गोरखपुर ना एकदम सटा हुआ है। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अभी अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर से महाराजगंज की 4 लेन शानदार हाईवे बना है,
महाराजगंज बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था पहले, सिसवा करके एक वहां पे सिसवा बाजार, वो बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी अनाज की, और नेपाल से लोग आते थे वो सारी चीजें। योगी जी गोरखपुर से 5 बार के सांसद हैं और पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं, और दोनों भाजपा के हैं, दोनों सटे हुए जिले हैं। तो क्या आपस में बिना एक दूसरे की हेल्प के ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में सांसद बन जाते थे? भाई पंकज जी तो तब भी जीते ना जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, तो योगी जी भी तब जीतते थे जब भाजपा सत्ता में नहीं थी। तो इन लोग का तो पुराना इतिहास है, वो हम और आप क्या जानेंगे, तो ये लोग जिस जिसको भी जानेंगे। पंकज जी क्या मंदिर नहीं जाते थे? परसों जाते थे, गोरखनाथ मंदिर जाते थे, महंत वैद्यनाथ जी के से मुलाकात होती थी उनकी। तो वो लोग क्या है ना, मीडिया को पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि हम अपने राजनीतिक चश्मे से इन लोग को जज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश करते हैं ना मीडिया वाले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ, 2017 में जैसे ही योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लखनऊ के भाजपाई और कट्टर हिंदू लोगों से जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने माथा पकड़ लिया, हे राम किसको बना दिया इन्होंने, 325 सीट बर्बाद कर दी, ये तो खा जाएगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, तो बर्बाद कर देगा। लखनऊ में बैठे हुए भाजपाइयों को योगी जी क्या है गोरखपुर में वो नहीं पता था, उनकी कार्यशैली क्या है, वो किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कितने नॉलेजेबल है, क्या करते हैं। तो योगी जी ने अपने कर्म से साबित कर दिया कि भैया मेरे पर फैलाया हुआ सारा झूठ ध्वस्त कर दिया। ठीक है, आज की डेट में योगी जी के मॉडल, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन बना के दिया है बुलडोजर चलाने के लिए, कोई रोका नहीं, गाइडलाइन बनानी पड़ी, और उत्तर प्रदेश के किसी बुलडोजर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट उंगली नहीं उठा पाया, कानूनी रूप से ही सारे काम हो रहे हैं। तो ये दोनों लोग आपस में, पूर्वांचल का आदमी जो है भाजपा का नेता हो गया, सॉरी अध्यक्ष हो गया है, और 2022 में जो थोड़ी बहुत कम सीटें आई थी वो पूर्वांचल से ही आई, और 2024 में भी यही समाज थोड़ा बहुत सपा की तरफ चला गया। तो ये तो अच्छी बात है भाई, समाज को तो साधना ही है, भाजपा में सबके लिए स्पेस है। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसमें हर प्रकार, हर जाति के लिए, सबके लिए पूरा पूरा स्पेस है। किसी और पार्टी में जी, अखिलेश का जो पीडीए है उसकी काट है क्या ये सिलेक्शन? बिल्कुल है मैम। पीडीए में क्या है कि एक मैं और बताऊं, लोग जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं, जनता अब ना जातिवादी राजनीति नहीं करती, जनता नहीं करती। लोग कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, जनता नहीं करती। जनता को अपनी जाति के नेता की आवश्यकता पहले पड़ती थी जब रिसोर्सेज नहीं पहुंचते थे। आज की डेट में जनता चरित्रवश राजनीति करती है, मेरा चरित्र क्या है, क्या मैं कर्मठ हूँ, क्या मैं मेहनती हूँ, क्या मैं ईमानदारी से अपना परिवार पालना चाहता हूँ, तो मुझे कैसा नेता चाहिए? मुझे मोदी जी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, योगी जी, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रहा है, हमको कुछ ये हमारी बेसिक सुविधाएं देने वाला नेता मिल जाए तो हमें कोई आखिरी, हमको विधायक से क्या मतलब है, उनको उनसे कोई काम तो वैसे ही होंगे जैसे हो रहे हैं। अगर नेतृत्व मजबूत है तो जनता को ये पता है कि विधायक कोई भी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होते हैं, 2 चरण के चुनाव खत्म हो गए, 5वें का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, वो चुनाव के 3 दिन पहले घोषित होता है कि ये तुम्हारा प्रत्याशी। ये क्यों है? क्योंकि नेतृत्व को भी पता है कि नेतृत्व के नाम पर वोट मिलता है, जनता से जो सीधा कनेक्ट है नेतृत्व का, योगी जी का या मोदी जी का, अमित शाह जी का। लेकिन कहीं बस लोकल चीजें जो होती है ना, 500, 10,000, 20,000 वोट जो होते हैं, जो उस समय के कैंडिडेट के साथ इधर उधर हो जाते हैं, उसको साधने की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि यह पुराने टेम्पलेट पर अगर समाजवादी पार्टी अपना पीडीए बनाकर, उनको भी पूरा हिंदू नहीं चाहिए, उनको पिछड़ा चाहिए, दलित चाहिए और अल्पसंख्यक चाहिए, उनको बाकी हिंदू समाज से कोई और नहीं चाहिए। तो भाई बाकी हिंदू समाज कहाँ जाएगा, किस तरफ वोट करेगा? आप खुद पोलराइज कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर का, योगी जी के कर्म का, बुंदेलखंड में जो पानी पहुंच रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो हमारा सबसे निचला वर्ग रहा है, जो फाइनेंशियली, और वो हर वर्ग का रहा है। बोला जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की बहुत राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हर जात के एक इंसान को मुख्यमंत्री बनाया है, सबको मौका दिया है। ये इनसिक्योरिटी परिवारवादी राजनीति में होती है। मोदी जी को, आप किसी को लगता है मोदी जी को अमित शाह से इनसिक्योरिटी है, अश्विनी वैष्णव से इनसिक्योरिटी है, देवेंद्र फडणवीस से इनसिक्योरिटी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संदीप जी कि किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी कम से कम बीजेपी में नहीं है। और अगर अब पंकज चौधरी बन गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष तो बहुत अच्छे तालमेल के साथ वो योगी जी के साथ काम करेंगे। योगी जी बहुत स्ट्रांग सीएम है
और जाहिर सी बात है उनके साथ तालमेल बिठाकर ही पार्टी के संगठन को आगे ले जाया जाएगा और किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ती है। आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।